नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी संभावना बनती है, वैसे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। ये एक क्विज़ टाइप में होंगे। इसमें पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और 10 सेकंड का समय दूंगा, आपको आंसर देना होगा। फिर उसके बाद में मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं टॉपिक का नाम आपको बताता हूँ। टॉपिक का नाम है आज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। इसके बारे में हम समझेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे क्या होती है, क्या टॉपिक है, कि इसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, उसके बारे में पहले डिटेल से समझेंगे। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, अप्रॉक्सीमेशन में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। वर्गीकी। वर्गीकी कहते किसको हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के नामकरण, वर्गीकरण और उनकी पहचान का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य जीवों को उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों यानी ग्रुप में व्यवस्थित करना होता है। क्या होता है कि उनका नामकरण किया जाता है, उनकी वर्गीकरण किया जाता है, उनकी पहचान का अध्ययन किया जाता है जीवों की। ठीक है, और उन्हें क्या है कि ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, और ये सब करना क्यों ज़रूरी है? ये सब इसलिए ज़रूरी है ताकि जीवों को आसानी से समझा और उनका अध्ययन किया जा सके। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब वर्गीकी के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, एम एम क्या है ना इसका। तो वर्गीकी के टैक्सोनॉमी के एम्स के बारे में समझते हैं। नंबर एक है कि जीवों को पहचानना और उनका वैज्ञानिक नामकरण करना। ठीक है, जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। नंबर तीन है जीवों के आपसी संबंध और इवोल्यूशन को समझना। ठीक है, इसलिए ये टैक्सोनॉमी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या है, टैक्सोनॉमी के जो टाइप्स हैं उसके बारे में समझते हैं कि टैक्सोनॉमी कौन कौन से टाइप की है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो उसके 5 टाइप हैं, 5 प्रकार की होती है। नंबर एक है क्या है कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी यानी संवैधानिक वर्गीकी। ठीक है, नंबर दो है विकासवादी यानी इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी। नंबर तीन है कि नंबर तीन है संख्यात्मक वर्गीकी यानी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में समझेंगे। नंबर चार है जैव रासायनिक वर्गीकी यानी बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। और नंबर पाँच है आधुनिक यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, इनको हम बारी बारी से समझेंगे और जितना भी इसके बारे में डिटेल्स में पता चल सकेगा उतना हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नंबर एक है संवैधानिक वर्गीकी यानी क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी होती क्या है कि यह जीवों के बाहरी और आंतरिक संरचनाओं, व्यवहार, प्रजनन प्रणाली और पर्यावरण के आधार पर वर्गीकरण करती है। क्या करती है कि जीवों के बाहरी और आंतरिक संरचनाओं को, ठीक है, बाहरी और आंतरिक संरचनाओं, व्यवहार, प्रजनन प्रणाली और पर्यावरण के आधार पर वर्गीकरण करती है। ठीक, इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं परंपरागत वर्गीकी भी कहते हैं। ठीक है, इसको परंपरागत वर्गीकी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है विकासवादी वर्गीकी यानी इवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी। इवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं? यह वर्गीकरण जीवों के विकास क्रम यानी मतलब जो डेवलपमेंट है उनके आधार पर, आपसी रिश्तों के आधार पर करती है। ठीक है, आपसी रिश्तों के आधार पर ये इसका नाम पड़ा है विकासवादी वर्गीकरण। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जीवों की वंशानुगत विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशानुगत जेनेटिक्स होती है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है कि विकास, उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है संख्यात्मक वर्गीकी यानी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि ये आधुनिक तकनीक पर आधारित है और जीवों की विशेषताओं को संख्याओं या सांख्यिकी रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है,
क्या करती है कि जीवों की विशेषताओं को संख्याओं, है ना, या सांख्यिकीय रूप में प्रदर्शित करती है, उसको कहते हैं संख्यात्मक वर्गीकी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर और गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके वजह से इसका नाम भी जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि संख्याओं का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जैव रासायनिक वर्गीकी यानी बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है कि यह वर्गीकरण जीवों के रासायनिक संगठन जैसे प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के आधार पर इसका किया जाता है इसका। ठीक है। इसका वर्गीकरण किसके आधार पर? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। इसे आणविक वर्गीकी या मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है। किसको? जैव रासायनिक वर्गीकी को, यानी बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक वर्गीकी। आधुनिक वर्गीकी में क्या होता है? मॉडर्न टेक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं, यह जो है यह वर्गीकरण जैव विविधता यानी जो हायरार्की है उसके बारे में, पर्यावरण, आनुवंशिकी और आणविक डेटा को ध्यान में रखकर किया जाता है इसका वर्गीकरण। ठीक है। इसमें जीवों के डीएनए अनुक्रमण का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि मतलब ये एक हायरार्की मेंटेन करती है। ठीक है। उसको कहते हैं क्या? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब क्या है कि वर्गीकरण के मुख्य स्तर, ठीक है, यानी जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसको कहते हैं? टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में समझेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि टैक्सोनॉमी एक जो में है उसमें आता है कि हायरार्की किसको कहते हैं। ठीक है। इसके जो मुख्य स्तर हैं वो क्या हैं? इसमें 7 प्रकार के मुख्य स्तर हैं। ठीक है। क्या है कि नंबर 1 है जगत यानी किंगडम, दूसरा है संघ, संवर्ग यानी फाइलम या डिवीज़न। ठीक है। नंबर 3 है वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्लास बोलते हैं। नंबर 4 है ऑर्डर यानी क्रम। नंबर 5 है फैमिली यानी कुल या जो समाज होता है वो। नंबर 6 है जाति यानी जेनस। ठीक है। और नंबर 7 है प्रजाति जो कि स्पीसीज कहते हैं। इसके बारे में वन बाय वन हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है। तो जगत, जगत यानी किंगडम क्या है कि यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी श्रेणी है। ठीक है। इसमें सभी जीवों को उनके बुनियादी लक्षणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। क्या होता है कि जीवों को उनके बुनियादी लक्षणों के आधार पर विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है। उसको कहते हैं जगत। ठीक है। सभी ज्ञात जीवों को 5 जगतों में रखा गया है। 5 जगतों में रखा गया है। कौन कौन से जगत हैं? एक होता है मोनेरा। मोनेरा मतलब मोनेरा में होता है एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है। जिसमें क्या होता है, ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और जैसे एग्जाम्पल है उसका बैक्टीरिया। ठीक है। और इनको रखते किस में हैं? कौन सी श्रेणी में रखते हैं? इनको रखते हैं मोनेरा में। ठीक है। नंबर 2 है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जैसे अमीबा। अब जैसे एक कोशिकीय 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक जिसको रखते हैं मोनेरा में, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक जीव को उसमें रखते हैं किसमें? प्रोटिस्टा में। ठीक है। नंबर 3 है फंजाई। फंजाई मतलब इसमें क्या होता है कि कवक जैसे यीस्ट, मशरूम को इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। प्लांटी नंबर 4 है प्लांटी। प्लांटी में क्या होता है? पौधे, पौधे कौन से? जैसे छोटे पेड़ होते हैं और जो घास होती है उसको रखा जाता है प्लांटी। नंबर 5 है एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या होता है कि जानवर रखे जाते हैं उसमें, जैसे मनुष्य, पक्षी, है ना, ये सारे मनुष्य जो है वो जानवर श्रेणी में आता है। तो ये जगत जो है वो 5 तरीके से डिवाइड हुआ है। और ये कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। एनिमेलिया में जानवर और पक्षी आते हैं, प्लांटी में पेड़ और घास आती है, फंजाई में कवक और मतलब कवक जिसमें होती है जैसे मशरूम हो गई और यीस्ट आता है, प्रोटिस्टा में होता है अमीबा। ठीक है। मोनेरा में जैसे बैक्टीरिया। ठीक है। नेक्स्ट है संघ यानी फाइलम। ठीक है। ये डिवीजन, ये क्या है कि ये श्रेणी जगत के अंतर
अंतर्गत आती है, श्रेणी जगत के अंतर्गत आती है। और पौधों के लिए इसे डिवीजन और जानवरों के लिए इसको फाइलम कहते हैं। क्या है कि पौधों के लिए इसको संवर्ग कहते हैं और जानवरों के लिए इसको कहते हैं संघ। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका कि मनुष्य का संघ। मनुष्य का संघ क्या होता है? कार्डेटा। कार्डेटा उनमें क्या होता है, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए मनुष्य को संघ श्रेणी में रखा जाता है और इसको बोलते हैं कार्डेटा। ठीक है, और दूसरा है मक्का का संवर्ग। मक्का जैसे प्लांट में आता है, ठीक है, प्लांट हो गया, तो इसमें क्या है, एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये फूल वाला पौधा होता है। जिसमें भी जिस पौधे में भी फूल आते हैं उसको रखा जाता है किसमें? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास यानी वर्ग। वर्ग क्या है कि यह श्रेणी संघ संवर्ग के अंतर्गत आती है, और इसमें संघ संघ अभी हमने बताया था कि जिसमें मनुष्य या जानवर आते हैं, और संवर्ग जिसमें जो होता है वो प्लांट्स आते हैं। ठीक है, ये वर्ग जो है उसी में आता है, और उसमें इसमें जो है उन जीवों को शामिल किया जाता है जिनमें समान गुण होते हैं। ठीक है, तो समान गुण किसमें होते हैं? जैसे मनुष्य का वर्ग हो गया, तो मनुष्य का वर्ग में कौन कौन से होते हैं? मैमेलिया। मैमेलिया में क्या होता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो सारे स्तनधारी होते हैं, मतलब जो स्तनधारी होते हैं उनको रखा जाता है किसमें? मैमेलिया ग्रुप में। ठीक है, नंबर 2 है मेढक का संवर्ग। मेढक का संवर्ग जो होता है वो एम्फीविया, एम्फीविया कहते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि ये जल और थल दोनों में रहते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। इनको एम्फीबिया श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये तो हमने समझा किसके बारे में? क्लास के बारे में। अब हम समझते हैं ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर यानी क्रम के बारे में। तो यह वर्ग जो होता है, यह वर्ग के अंतर्गत एक और विभाजन है। ठीक है, क्या है? एक और ये विभाजन होता है, जैसे पहले क्लास आती है, फिर क्लास में ही एक विभाजन डिवीजन होता है, उसको कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, इसमें उन जीवों को रखा जाता है जिनके व्यवहार और संरचना में समानता होती है। जिनका ऐसे जीव जो होते हैं जिनके व्यवहार और संरचना में समानता होती है उनको रखा जाता है ऑर्डर में। ठीक है, और उदाहरण क्या है इसका एग्जाम्पल? कि जैसे मनुष्य का क्रम रखेंगे, तो मनुष्य का क्रम जो होता है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्योंकि ये उन्नत मस्तिष्क वाले जीव होते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य को रखा जाता है प्राइमेट्स में। ठीक है, मेमेलिया में अभी रखा था, जैसे क्लास क्लास तो हो गई मेमेलिया, अब इसका जो क्रम है वो रखा जाएगा किसमें? प्राइमेट्स में। तो प्राइमेट्स क्यों क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है दिमाग जो होता है मनुष्य में वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मेमेलिया ग्रुप में दिमाग जो है सबसे ज़्यादा मनुष्य के पास होता है, इसलिए इसको रखते हैं प्राइमेट्स में। दूसरा क्या है कि शेर का क्रम। शेर का क्रम में क्या है, इसको रखते हैं कार्निवोरा में। कार्निवोरा में क्यों? क्योंकि ये जो है ये मांसाहारी होता है। ठीक है, शेर क्या होता है? वो होता है मांसाहारी। ठीक है, इसको रखते हैं कार्निवोरा ऑर्डर में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुल। कुल यानी फैमिली, फैमिली यानी वंश। ठीक है, उसके बारे में रखते हैं। तो क्रम के अंतर्गत आने वाले श्रेणी को कुल कहते हैं। क्रम के अंतर्गत आने वाली श्रेणी को क्या कहते हैं? कुल। कुल यानी वंश कहते हैं। ठीक है, यह जीवों के बीच और भी गहरे संबंध दिखाती है। जीवों के बीच जैसे वंश होता है, तो वंश में क्या होता है, किसी वंश में ऐसा क्या होता है कि गहरे संबंध होते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं फैमिली। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि मनुष्य का कुल जो होता है वो कहते हैं हेमेनाइड। ठीक है, होमिनाइड। होमिनाइड में क्या होता है, क्योंकि ये विकसित मानवों का कुल है। होमिनाइड को, जैसे मनुष्य को होमिनाइड में रखा गया है। होमिनाइड क्यों? क्योंकि ये विकसित मानव, पहले क्या था मानव, बंदर से लेके जो मानव बना है वो एक दिया गया है विकसित। ठीक है, कि कैसे कैसे पहले पूंछ होती थी। ठीक है, और ये सब चीज़ें होती जैसे बंदर होता है आज, वैसे ही मानव था, वो विकसित होके बन गया है मानव। ठीक है, दूसरा क्या है, कुत्ते का कुल। कुत्ते को जो रखा गया है वो है कैनिडे। और कुत्ते को रखा क्या क्यों गया है? कि उसमें संरचना जो होती है वो समान होती है, और इसमें क्या होता है, सूंघने का उसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये हो गया कुल के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जाति के बारे में, यानी जेनस।
जेनस के बारे में समझते हैं। यह कुल के अंतर्गत आने वाली एक श्रेणी है, ठीक है। पहले क्या आया था, सबसे पहले मतलब अभी आया था, इससे पहले क्या आया था, कुल यानी वंश के बारे में। अब आई है जाति के बारे में। तो जाति क्या है कि यह कुल के अंतर्गत आने वाली श्रेणी है। इसमें समान लक्षण वाले जीवों का एक समूह होता है। जैसे मतलब ऐसे जीव जिनके लक्षण जो होते हैं वो समान होते हैं, उनको रखा जाता है एक जाति में। जो कि जैसे आजकल मनुष्यों में 50 जातियाँ हैं, ठीक है। उनमें क्या है कि एक जैसे कोई पहले क्या होता था कि एक कार्य होता था, कोई एक कार्य कर रहा है, उसके ऊपर उसकी जाति का निर्धारण कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे राजपूत जो होते थे वो क्षत्रिय होते थे, वो लड़ाई लड़ते थे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब उसका एग्जाम्पल क्या है कि मनुष्य की जाति को रखा गया किसमें, होमो, होमो, ठीक है। और शेर की जाति को रखा गया है पैंथेरा में, ठीक है। यानी जिसको बोलते हैं पैंथर, पैंथर नहीं समझते हैं, टाइगर और जैसे ये शेर वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं पैंथर में रखा गया है। मनुष्य को किस में रखा गया, होमो में, और शेर की जाति को रखा गया है पैंथेरा में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजाति। प्रजाति के बारे में, प्रजाति यानी स्पीसीज, है ना। स्पीसीज के बारे में समझते हैं। क्या है, यह वर्गीकरण की सबसे छोटी और सबसे मूलभूत इकाई है। क्या है, प्रजाति जो है वो टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी और सबसे मूलभूत इकाई है, ठीक है। इसमें वे जीव शामिल होते हैं जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उर्वर संतति पैदा कर सकते हैं। समझ गए, आपस में प्रजनन कर सकते हैं और क्या होता है कि अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकते हैं। वो प्रजाति वाले उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि मनुष्य की प्रजाति क्यों, जैसे होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस ने क्या करा, अपने वंश को आगे बढ़ाया। और दूसरा है शेर की प्रजाति, शेर की प्रजाति में कौन से आते हैं, पैंथेरा लियो, ठीक है। मतलब टाइगर भी आ गए, पैंथर टाइगर भी आ गए, शेर भी आ गए, बाघ आ गए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके बारे में हमने क्या, टैक्सोनॉमी के बारे में लगभग हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस जो है एक क्विज की तरीके से होंगे, जिसमें हम कुछ समय आपको देंगे और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर उसके बाद में हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब समझते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वीडियो में हमारे साथ बने रहें, और यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि वो भी अपनी जानकारी यहाँ से ले सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, ठीक है। तो मूल इकाई के बारे में समझते हैं। अभी हमने बताया था आपको, देखते हैं कितना समय मिलता है आपको, ठीक है। ऑप्शंस हैं वंश, ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी कुल, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है जाति। तो क्या है, जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए जो मूल इकाई होती है वो होती है जाति। इसके बारे में डिटेल समझते हैं। तो वर्गीकरण की मूल इकाई जाति अर्थात स्पीसीज होती है। जाति जो स्पीसीज को उन जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी सामान्य विशेषताएं हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। वंश में क्या होता है, वंश में बहुत सी जातियां मिलकर जो होती हैं वो एक वंश का निर्माण करती हैं, और वंश का लैटिन भाषा में होता है जिसको कहते हैं ब्रेसिका, ठीक है। अब कुल के बारे में समझते हैं। कुल क्या होता है कि वंश के समूह को एक कुल में रखा जाता है, और कुल में वही वंश आते हैं जो उसके लक्षणों से सही मेल खाते हैं, उसको कहते हैं कुल। ऐसे ही गण, गण क्या है कि इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए कुल पाए जाते हैं। क्या है कि जो मुख्य लक्षण होते हैं और जैसे मतलब एक समान, जिनके मुख्य लक्षण एक समान होते हैं उनको रखा जाता है एक गण में, यानी समूह में रखा जाता है, जो कि वंश, कुल और जातियों से मिलकर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल
और जाति के बीच में आता है। ठीक है, कुल और जाति मतलब कुल, फैमिली और स्पीसीज के बीच में क्या आता है वो अभी हमने बताया था आपको। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्रम, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी वंश, ऑप्शन डी वर्ग। तो इसका राइट आंसर है वंश। ठीक है, अब वंश के बारे में समझते हैं। क्या है कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय नामकरण कोड द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय नामकरण कोड द्वारा जीवों को वर्गीकरण की 7 श्रेणियां परिभाषित किए गई हैं। ये कौन सी श्रेणियां हैं अभी जिसके बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं। इसमें पूछा क्या था किसके बीच में, कि फैमिली और स्पीसीज के बीच में कौन सी जो जाति है वो आती है। ठीक है, उसमें आता है वंश, यानी जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं के और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। मतलब जो सबसे जटिल परिस्थितियों में भी निवास कर सकता है और रह सकता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी युगलीना। तो हमने देखा होगा बैक्टीरिया, देखो वायरस, वायरस अभी हमने कोरोना देखा था, वायरस को कहते हैं विषाणु। ठीक है, और जीवाणु को कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, विषाणु क्या होता है कि एक जैसे कुछ भी आपने कोई छिड़काव कर दिया या वैसा कर दिया, विषाणु जो होते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन जीवाणु, जीवाणु हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, किसी न किसी रूप में आपको जीवाणु देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन इज जीवाणु। तो सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों में पाए जाते हैं। जो जीवाणु जो है आर्क बैक्टीरिया, ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय यानी हेलोफाइट्स, गर्म झरने यानी थर्मो एसिड फाइल्स एंड कच्छ क्षेत्र यानी मैंथोजन में पाए जाते हैं। और जो ये जो आद जीवाणु एवं अन्य जीवाणु की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, यही जीवाणु उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जीवाणु एक ऐसा, मतलब क्या कहते हैं इसको, एक मतलब प्रजाति है या जो भी है, तो इसको जो है किसी भी ना किसी परिस्थिति में ये रहता है, ये जिंदा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में बताइए। ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी कोलाई, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। ठीक है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। राइट आंसर है राइजोबियम। तो राइजोबियम के बारे में समझते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह मुख्यतः दलहनी फसलों में पाया जाता है, यानी दाल वाली जो फसल होती हैं उनमें पाया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी व बीज के उपचार के लिए किया जाता है। राइजोबियम कल्चर से कौन कौन सी दालें हैं, चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, सेम व अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है, किससे, नाइट्रोजन फिक्सिंग से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में आपके सामने पहले आ चुके हैं, और यही क्वेश्चन जो है वो अक्सर जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इनको जो है इतने गौर से आपको बता रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का इस प्रयोग किया जाता है। ये लगभग सभी को पता होता है। ठीक है,
ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी विब्रियो, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी स्प्रिल्ला। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। यह पोषण की दृष्टि से प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 में समृद्ध होता है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, प्रोटीन आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, उसको क्या कहा जाता है? मतलब जो प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन जो है प्रकट कर रहा था, उत्पन्न कर रहा था, वो क्या था, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी हरित शैवाल, ऑप्शन डी जीवाणु। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी के नाम से जाना जाता है, यानी बीजीए के नाम से जानते हैं। यह एक पुरातन जीवाणु है तथा पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम आक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। ठीक है, क्या है बीजीए, क्या है कि प्रथम आक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति जो है वो इसी के कारण हुई है। किसके कारण? साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसिली। वैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए क्षणनुमा, ऑप्शन बी कामा के आकार के, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी कुंडलित आकार के। ठीक है, तो वैसिली के बारे में बताना है। वैसिली जो होते हैं वो क्षणनुमा आकार के होते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है कि वैसिली जो होते हैं वो उनका आकार क्षणनुमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? मतलब एक सिरे पे अगर फ्लैजिला है तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है पेरीट्राइकस, ऑप्शन बी मोनोट्राइकस, ऑप्शन सी एम्फीट्राइकस, ऑप्शन डी बेसीट्राइकस। ठीक है, तो देखो एक सिरे पर अगर फ्लैजिला है तो उसको कहेंगे मोनोट्राइकस। ठीक है, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या होता है कि ये जो है जिस जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है उसको कहते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिरिकिया कोलाई मतलब कहाँ पाया जाता है? एसिरेकिया कोलाई जो है वो कहाँ पाया जाता है बॉडी के अंदर? ठीक है, तो ऑप्शन ए मनुष्य की आंत, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मिट्टी। तो एसिरिकिया कोलाई होता क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बताइए। एसिरिकिया कोलाई जो है वो मनुष्य की आंत में पाई जाता है और ये जो होता है एक तरीके का समझो एंजाइम है या बैक्टीरिया मानते हैं। ठीक है, जो खाना पचाने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं? अमीबा क्या है? अमीबा में जो होता है जो प्रजनन होता है वो क्या होता है कि एक की बॉडी मतलब एक आपके पास अगर अमीबा स्ट्रक्चर है तो वो क्या होगा कि उसी की बॉडी जो है वो विभाजित हो जाएगी, दो खंड हो जाएंगे और दो अमीबा बन जाएंगे, मतलब पानी की बूंद की तरीके से। ठीक है, तो इसको क्या है कि पानी की बूंद को अगर डिवाइड करोगे तो छोटे छोटे दो पानी की बूंदें बन जाएंगी, फिर तीन बन जाएंगी, फिर चार बन जाएंगी, ऐसे करके होता है। ऐसे ही अमीबा का प्रजनन होता है। ठीक है, उसको कहते क्या है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ विखंडन, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य विखंडन, ऑप्शन सी साधारण विखंडन, ऑप्शन डी बाइनरी विखंडन। ठीक है, तो अमीबा क्या होता है कि एक पार्टिकल से दूसरे मतलब दो बनते हैं, दो में बनते हैं तो उसको कहते हैं क्या? बाइनरी विखंडन। ठीक है, बाइनरी विखंडन। अमीबा की खोज जो है वो 1755 में रोजेनहाफ ने की थी।
यह एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव होता है। इसमें समस्त जैविक प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। ठीक है, अमीबा क्या होता है कि ये एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी है जलीय जीव, मतलब ये हम लोगों की नग्न आँखों से इसको नहीं देखा जा सकता, और ये कि जो होता है वो सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखा जाता है। ठीक है, इसमें समस्त जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो एक कोशिका से ही संपन्न होती हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होते हैं, उसको कहते हैं द्विविभाजन, द्विखंडन या बाइनरी विखंडन कहते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव प्राणी है। इसको किस में है, इसको किस में रखते हैं, इसको रखते हैं प्रोटोजोआ संघ में। ठीक है, अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव प्राणी है। ये भी एक प्रकार का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि अमीबा को किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको रखते हैं प्रोटोजोआ कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्या नाम है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो मतलब स्यूडोपोडिया जो होता है वो किस पर मौजूद होता है, जिसमें उंगली जैसी, मतलब क्या होता है कि इसमें लाइनिंग जैसी संरचना बनी होती है, वो किस पर बनी होती है। तो इसमें ऑप्शन है हाइड्रा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी केंचुआ। देखिए हाइड्रा आपने शायद देखा हो, पैरामीशियम और शायद केंचुआ तो आपने 100% देखा होगा कि उसमें क्या है कि कोई उंगली जैसी संरचना आकृति नहीं बनी होती है। ठीक, उंगली जैसी संरचना बनी होती है वो होती है अमीबा पे। अमीबा में क्या होता है कि ये जैसे मतलब क्या होता है कि लाइन जैसी होती है ऊपर। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि अमीबा ऐसा ऐसी कोई संरचना दे दी जाती है ऐसी। ठीक है, और ऐसे लाइनिंग होती है, ये उंगली जैसी संरचना हो जाती है, इसको कहते हैं अमीबा। और अमीबा का जो होता है वो द्विखंडन हो जाता है। ठीक है, ये अमीबा है मान लेते हैं, और इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें छोटे छोटे दो अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, इसमें होता है बाइनरी विखंडन। ठीक है, बाइनरी विखंडन होता है इसी क्या किसमें होता है, अमीबा में। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया की बात करते हैं। तो स्यूडोपोडिया जो होता है उसको कहते हैं कूटपाद, जो अमीबा पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होती हैं। अमीबा में स्यूडोपोडिया द्वारा गमन होता है। ठीक है, अमीबा इन स्यूडोपोडिया की सहायता से किसी भी दिशा में चल सकते हैं। जब अमीबा में नए कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया बनते हैं तो पुराने कूटपाद समाप्त हो जाते हैं और इनका जीव द्रव्य नए कूटपादों में आ जाता है। इस प्रकार अमीबा में गमन कूटपादों का होता है। ठीक है, यानी स्यूडोपोडिया का होता है। और स्यूडोपोडिया मुख्य रूप से एक्टिन तंतु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक्टिन तंतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण समझते हैं कि एक कोशिकीय जीव को मतलब उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एंथ्रोपार्ड्स, ऑप्शन सी एकिनोडर्म्स, ऑप्शन डी एनेलिड्स। ठीक है, तो अभी हमने बताया था एक कोशिकीय जीव के बारे में। एक कोशिकीय जीव कौन सा था, वो था अमीबा, और अमीबा को रखा गया था किसमें, प्रोटोजोआ श्रेणी में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है क्या है, एक कोशिकीय जीव जो है वो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ऑर्थोपोडा जो होता है, ऑर्थोपोडा, इकाई इकाइनोडर्मेटा और एनीलिडा बहुकोशिकीय यूकोरियोटिक होते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। ऑर्थोपोडा में क्या होता है कि ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं, और लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर अर्थोपोडा से ही है। संघ एनालिडा में जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीव एवं कभी कभी परजीवी भी होते हैं। किसमें, एनीलिडा में। एनीलिडा में कौन कौन से, जलीय, स्थलीय और स्वतंत्र जीव, तथा कभी कभी जो होते हैं वो परजीवी भी उसके अंतर्गत आते हैं। कि इसके अंतर्गत केंचुआ आता है। और संघ
इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। मतलब इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है कि कैल्शियम युक्त जो होता है वो कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा होता है। और ये जो है वो समुद्र में रहते हैं। ठीक है, क्या वो इकाइनोडर्मेटा क्या कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं समुद्र में। और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया। द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया, ये वैज्ञानिक नेम बताना है। कभी कभी वैज्ञानिक नेम्स भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इन जो वैज्ञानिक हैं इनके बारे में मतलब इनके नाम आपको पता तो होना ही चाहिए। वैसे भी आपको जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में ज़्यादातर तो वैज्ञानिक ही पूछे जाते हैं और वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो द्विपदी नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया, उसके वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन ए क्लाउड लुई बर्थोले, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी दमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन डी कैरोलस लीनियस। देखिए साइंटिस्ट के नाम जल्दी याद भी नहीं होते हैं, हमें भी नहीं याद है, लेकिन द्विपद नाम पद्धति को प्रस्तुत किया ये जो है कैरोलस लीनियस, ये साइंटिस्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इसने द्विपद नाम पद्धति को इसी ने प्रस्तुत किया था। कौन थे, कैरोलस लीनियस। तो द्विनाम पद्धति जीवों जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार किसी जीव के नाम के दो अंग होते हैं जो जीव के वंश यानी जीन्स और जाति स्पीसीज को बताते हैं। जैसे एलियम सेपा, जिस वैज्ञानिक नेम है किसका, प्याज का। यहाँ क्या है कि एलियम जो है वो वंश को बताता है और सेपा जो है वो जाति को बताता है। जॉन डाल्टन ने क्या करा था, जॉन डाल्टन ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या करा था, पदार्थ की रचना के बारे में इनका सिद्धांत का उत्पादन किया था जॉन डाल्टन ने। और दमित्री मेंडलीफ ने क्या करा था, तत्वों के आवर्ती यानी पेरियोडिक टेबल के बारे में वर्गीकरण, और क्लाउड लुई बर्थोले ने रासायनिक संतुलन के सिद्धांत को प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। किसको, अब हमने सारे साइंटिस्ट आपके बता दिए। जॉन डाल्टन ने क्या करा था कि पदार्थ की रचना का सिद्धांत दिया था। मेंडलीफ ने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, और क्लाउड लुई बर्थोले ने रासायनिक संतुलन के सिद्धांत को बताया था। रासायनिक संतुलन सिद्धांत को क्लाउड लुई बर्थोले ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा की गई। अभी हमने बताया था आपको कि इन जीवों के नामकरण की पद्धति और क्या था, जीवों के नामकरण की पद्धति और द्विनाम पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति या जीवों के नामकरण की पद्धति वो दी थी कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने क्या करा, 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसे टैक्सोनॉमी का जन्मदाता भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी अगर आपको शब्द सुनने को मिलता है तो सबसे पहले साइंटिस्ट याद रखिए कैरोलस लीनियस। ठीक है, एक ही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टैक्सोनॉमी के ऊपर मतलब इनको बताया है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का लैटिन नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता होता है, और पहला शब्द वंश का नाम तथा दूसरा शब्द जो है वो जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति के नामों के पश्चात उसको टैक्सोनॉमी का नाम लिखा जाता है, जिसने सर्वप्रथम इस जाति को वर्तमान नाम प्रदान किया। उदाहरण क्या है कि मानव का नाम जो है वैज्ञानिक नाम है वो है होमोसेपियंस। ठीक है, ये सब दिया किसने था, वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी किसको द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए जॉन रे, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी कैरोलस लीनियस, ऑप्शन डी हैकेल। हमने भी बताया था पहले क्वेश्चंस में क्या कि टैक्सोनॉमी जहाँ पे भी आती है, वर्गीकी का नाम जहाँ पे भी आए वहाँ पे एक वैज्ञानिक याद रखिए, क्या, कैरोलस लीनियस। तो इसका सिस्टेमा नेचुरी के बारे में जो है वो लिखी है किसने, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया सपोर्ट करें।
ठीक है, यहाँ तक अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।